हैं कि समय आता है, समय जाता है, समय को संभाल कर रखो मित्रों, समय समय पर काम आता है। हम पत्रकार और नारद मीडिया के लिए एक ऐसा समय आया है जिसे हम संजो के रखना चाहते हैं। आप पत्रकारिता के पुरोधा हैं, आपने सीवान में 44 वर्षों तक पत्रकारिता की है और आज आपका जन्मदिन है। हम श्री नारद मीडिया के अध्यक्ष जी की अनुमति से यहाँ हम लोग आपका जन्मदिन मनाने का हम लोगों ने एक निर्णय लिया और आज हम आपके साथ हैं। आप दीर्घायु हों, शतायु हों, ऐसी हम कामना करते हैं। हम आपके जन्मदिन पर अपने अध्यक्ष जी से चाहेंगे 2 शब्द। आज के शुभ अवसर पर हम अपने बड़े भाई के जन्म दिवस पर इन्हें बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये दीर्घायु हों, शतायु हों और हम लोगों को अपने गाइडेंस से फ़ायदा पहुंचाते रहें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह करेंगे कि आप सर को एक शॉल भेंट करके जिले के वरीय अधिवक्ता आदरणीय रस्तोगी सर से हम कहेंगे कि सर के बारे में जो सब। ठीक है, ठीक कहो। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। हम अपने बड़े भाई पांडे रामेश्वरी प्रसाद जी के जन्मदिन पर हम सभी यहाँ अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए उपस्थित हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा ऐसे ही रहें। नाम तो है आपका पांडे रामेश्वरी प्रसाद जी, जिन्हें हम बड़े प्यार से छोटे बाबू कहा करते हैं और आप बराबर छोटे ही रहें। आप मेरी भगवान से प्रार्थना है, शुभकामना है कि आप बराबर हम सबों को आशीर्वाद देते रहें। जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, मेरी जानकारी में पत्रकारिता इनको विरासत में मिली है। इनके पिताजी भी सिवान के बड़े पत्रकार हुआ करते थे। जहाँ तक बड़े भाई का सवाल है, ये पत्रकारिता से 40 वर्षों से अधिक से जुड़े हुए हैं। यहाँ आप सर्च लाइट के इंडिया नेशन के संवाददाता थे और रेडियो के भी संवाददाता आकाशवाणी के रह चुके हैं। आपने बहुत बड़ा नाम समाज में तो अर्जित किया ही है, कानून में अर्जित, लेकिन अपने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दिया है। कहेंगे और हमारी शुभकामना यही है कि आप बराबर हम सभी को अपने साथ जोड़े रहें, हम सभी को आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप बड़े ही दीर्घायु हों और जैसा कहा जाता है, आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 1000 बरस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कहा जाता है, छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, तू चख के तो देख। तो सर, आप वाकई में छोटे हैं, लेकिन आप में सागर जैसा स्वाद है और हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। मैं प्रेम सर से कहूँगा कि सर के बारे में। आदरणीय पांडे रामेश्वरी प्रसाद उर्फ छोटे बाबू। अब आगे अधिवक्ता कहना तो इनके व्यक्तित्व को छोटा करना होगा।
इसलिए बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक। हम अपने विद्यार्थी जीवन में सिवान में कोई कार्यक्रम नहीं देखे हैं जिसमें मंच संचालक छोटे बाबू नहीं हो। तो आपके जन्मदिन पर ईश्वर से प्रार्थना है आप शतायु हों, दीर्घायु हों और हम लोगों को आपका सानिध्य ऐसे ही प्राप्त होता रहे। कहते हैं कि जो समय से खबरदार नहीं वो कुछ और होंगे लेकिन कलमकार नहीं। इसलिए हमें नई पीढ़ी को अपने अतीत से हमेशा एक सेतु के माध्यम से जुड़ा रहना चाहिए। हम चाहे जितनी तरक्की करें लेकिन हमारी जड़ें अतीत में हैं। आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ बैठते हैं बहुत कुछ सीखते हैं। अभी हम लोग और बातें करेंगे। विजय जादूगर विजय जिसे हम कहेंगे, और विशेषकर इसलिए भी कि विजय जी उस समय बालपन में थे और जब ये जिला बना 1972 में, तो जैसा कि अभी हमने 8-10 लोगों से जिन लोगों से बात की, अपने अध्यक्ष महोदय और मनोरंजन प्रसाद, सुब्रानंदी, इन लोगों जिन लोगों से हमने बात किया, उन सभी का एक स्वर में ये कहना था कि जब जिला बना उस समय आपका बड़ी अहम भूमिका थी। तो विजय सर से कहेंगे कि उस समय की स्मृतियां को आप थोड़ा ताजा कीजिए। सबसे पहले जब से मैं नगर में आया, भैया को भैया ही कहते आया। कभी मेरे मुंह से उस समय चाचा नहीं निकला, बाबा नहीं निकला, भैया ही निकला। और हमको लगता है कि भैया कहने से कलाम मन जो है, कलाकार जो मन है और खिल जाता है। व्यक्ति समझता है कि आज भी हम नौजवान हैं क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति जो मंच के द्वारा हम लोगों को मिली, कला मंच को, उनको याद करते हुए पुनः इस जन्म दिवस की बधाई पे हम तो यही चाहेंगे कि वर्षों वर्षों तक ऐसा कामना हो कि मेरी आयु 100 वर्ष हो, उसके पहले बाद तक आपका स्नेह कला मंचों को सीमान को मिलता रहे। और रही 1972 की बात, मेरे ध्यान में आ रहा है कि उस समय भिगुनाथ जी भी थे संयोजक, उस कार्यक्रम के संयोजक थे। मैं हम लोग संघ के समसेवक थे, बाल समसेवक थे। तो होता ना कि गार्जियन जब जाता है तो बीच में 2-4 लोगों को ले चलो भाई, कुछ ना कुछ तो कभी पानी मांग लिया, कभी कुर्सी मांग लिया। इसी नाते हम लोग लगे थे उसमें। उस समय भी भैया को हम उसी से देखते आए हैं जो अभी भी देख रहे हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा के तो धनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आकाशवाणी की बात आई तो हमको लगता है कि सबसे पहले कला मंच संस्कार भारती को कृष्ण बाल मेला का समाचार आकाशवाणी से आप ही के माध्यम से आया था, ये जहाँ तक मेरे ध्यान में है। और सच्चाई ये है कि भले हम भैया कहें लेकिन आप मेरे पिता तुल्य हैं और भाई जैसी हैं। जीवन और आगे बढ़े ऐसा स्नेह आपसे। जैसा कि आपने, जब आपका पिछली बार हम लोग साक्षात्कार ले रहे थे, आपने कहा कि 27 जनवरी को हम अपने जीवन के 88 वर्ष पूरे करेंगे। आप नॉट आउट 88 अब 89वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आप इसी तरह अपना सानिध्य बनाए रखें। 27 जनवरी विश्व इतिहास में भी बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग जोड़ के देखते हैं, क्योंकि आज के दिन हॉलोकॉस्ट डे मनाया जाता है। ये इजराइल का डे है। हॉलोकॉस्ट मतलब जलाकर मार देना। और जैसे कि हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमें भान होता है कि हम अपनी जगह ज़मीन को छोड़ दें। इसी तरह इजराइल वालों को ये बात का अहम हो गया कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें विश्व में जगह जगह जाना चाहिए। वो जाना शुरू किए, अच्छे लोग चले गए, जो लोग कम पढ़े लिखे थे वो हो रह गए। और वहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है बेथलेहम में। आज्ञा ईसा मसीह का जब जन्म होता है तो वो कहते हैं कि हमारा गॉड आ गया, जनरेट ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय करने वाला। और उसके बाद वो यहूदी को क्रूसिफाइड करते हैं, उनको वहाँ से मारते हैं। ये लोग पूरे यहूदी 1800 साल 127 कंट्री में ये घूमते रहे। इनकी लगभग 88 पीढ़ी। और हर एक साल ये लोग, जब इन लोगों का प्रेयर होता है, इन लोगों का जो मंदिर है उसको सिनगॉग कहते हैं,
उसमें ये लोग प्रेयर में कहते थे कि वी आर नेक्स्ट ईयर इन बेथलेहम, हम लोग अगले साल बेथलेहम में होंगे। और इन लोगों ने संस्कृत के बराबर की भाषा हिब्रू है उसको नहीं छोड़ा, लेकिन ये लोग जहाँ भी रहे। बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसमें हिटलर को ये लगता है कि नहीं, इन यहूदियों की वजह से हमारी हार हुई है, और वो एक नफरत की भावना भरता है जो आज लोग फांसीवाद कहते हैं और अंधराष्ट्रवाद कहते हैं। और हिटलर तकरीबन 12,000 लोगों को गैस चैम्बर में मारता था, और उसी यहूदियों में से 2-4-10 लोग को रखता था जो हमेशा आग जलता रहता था, उसमें उन लोगों को गैस चैम्बर में मारा। 60 लाख लोगों को मारा। पूरे यूरोप में 90 लाख यहूदी थे, जिसमें 60 लाख यहूदी को मारा गया, उसमें 15 लाख बच्चे थे। ये कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपनी जमीन को, हम अपनी जगह को, हम अपने सीमांत को केवल एक एड्रेस के रूप में इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ के अपने पूर्वजों को, अपने पुरोधा को, अपनी जमीन को नहीं जानेंगे, तो हमारा भी हाल इजराइल की तरह होगा कि हम भी अमेरिका में जाके बैठ के ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है जानेंगे, लेकिन हमको उस दिन इस बात का बड़ा अफसोस होगा कि हम शायद सिवान में रह के वो काम नहीं किए। ऐसे आप जैसे पुरोधा को कुछ कहना, कुछ बोलना, कुछ आपके बारे में चर्चा करना, अपने आप को इस भूमि, इस जमीन से जुड़े रखना है। अब हम कहेंगे युवा साथी से कि कुछ आप बोलिए सर के बारे में, क्योंकि आप सर कुछ देख रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि सिवान के जाने माने बहुत ही विख्यात मेरे वरीय व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता श्री छोटे बाबू का आज जन्मदिन है, जिनके अवसर पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगा कि ये इसी तरह स्वस्थ रहें, और मैं जिस तरह व्यवहार न्यायालय में इनको देखता हूँ कि काम के प्रति ये जैसे कि बिना कोई टेंशन लिए काम करते हैं, और हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं हंसाते हुए, और कोई टेंशन नहीं लेते हैं। मैं कहूँगा भगवान से कि इनको ऐसे ही स्वस्थ रखें, दीर्घायु बनाएं, मेरी यही प्रार्थना है। प्रधान संपादक राकेश जी से कहेंगे कि आपके बारे में 2 शब्द बोले। अभी जो सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, इस अवसर पर अपना एक सनातन संस्कृति न्यास है जो रजिस्टर्ड संस्था है, उसी के तहत राम कथा सिवान के गांधी मैदान में कराने का निश्चय किया गया है। और यह हम लोग का सौभाग्य है कि जो राम कथा कह रहे हैं वो पिछले 12 वर्षों से राम कथा कह रहे हैं पूरे विश्व में घूम घूम के, और वो अपने सिवान गुठनी के रहने वाले हैं राजन जी। तो उनका कथा रखा गया है जो 2 मई से प्रारंभ होकर 10 मई तक रहेगा। आपका सानिध्य हम लोग को प्राप्त होगा और आप उस कथा में अवश्य रहेंगे। और खासकर जो 50 साल जब पहले जब सिवान का निर्माण हो रहा था प्रशासनिक स्तर पर, तो जो लोग भी थे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे प्रथम दिन उपस्थित रहें और वो यहाँ पे रहें। जो अपनी जो एक कथा समिति है जो प्रत्येक रविवार को किसी न किसी प्रखंड में जाके और लोगों को जोड़ रही है, क्योंकि एक आदमी ही पैसा दे सकता है कथा के लिए, लेकिन हम लोग का यही धारणा था कि गुठनी से भगवानपुर, बढ़िया से सिसवन को प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ दिया जाए, क्योंकि सिवान टूट रहा है, सब कोई मतलब अपने आप में डेवलप कर रहा है और समाज समाप्त हो रहा है। तो इसी बहाने एक लोग जुड़ेंगे और तरह तरह की बातें होंगी। तो जैसे पिछली बार उसके रविवार को गुठनी में हुआ, फिर बड़िया में हुआ, इस बार जीरादेई में है और फिर अगली बार आंध्र में है, बसंतपुर में। तो ऐसे प्रत्येक रविवार को जब भी छुट्टी हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो जो कथा समिति है उसके आप महामंत्री हैं राकेश जी, और राकेश जी से हम कहेंगे कि सर के बारे में। बहुत खुशी की बात है, छोटे बाबू का जन्मदिन है। छोटे बाबू को पहले हम जब 1999 में हम सिवान आए तो 99-2000 के करीब में एक कल्चरल एसोसिएशन था DCA, तो DCA में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था टाउन हॉल में। तो सर एंकरिंग करते थे और इनके एक चेला थे तबरेज, 2 आदमी, कहते थे कि भाई इतने मुदराज आदमी इतने अच्छे बोलते हैं, आखिर हैं कौन। हम उस समय नए थे, उस समय हम लोग पढ़ने वाले लड़के थे, हम लोग पत्रकारिता भी नहीं जानते पत्रकारिता क्या होती है। फिर हम लोग बाद में जब हम पत्रकारिता में आए 2007 में जागरण जब योगदान किए तब परिचय हुआ कि नहीं छोटे बाबू हैं, इस सिवान के सबसे अभी वर्तमान में सबसे वरिष्ठ पत्रकार है।
तब से हम लोग का सानिध्य है। कई कार्यक्रमों में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि छोटे बाबू स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ताकि हम लोगों का इस तरह का हर वर्ष जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिलता रहे और इनसे आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सुझाव, स्नेह, प्यार, दुलार इनका मिलता रहे। फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूं, जग अभी जीता और मैं हारा नहीं, ये आपके लिए, ठीक है। तो आप हारेंगे नहीं, क्योंकि आप हार नहीं सकते। मैं आपसे ही आग्रह करूंगा कि आप नारद मीडिया के कार्यालय में आए हैं, आप पत्रकारिता को लेकर हम लोगों को निर्देश दें, हम लोग क्या ऐसा करें जिससे हम लोगों को जुड़ पाए और सिवान को एक अच्छी पत्रकारिता हम लोग दे पाए। सभी के प्रति आभार। मैं 1962 में जब मैंने पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी क्लास ज्वाइन किया तो उसी समय मुझे आंशिक रूप से पार्ट टाइम सब एडिटर इंडियन नेशन में नियुक्त किया गया और 62 में 7 नवंबर को मेरे पिता ने 30,000 रुपया दिया और हमारे अखबार ने 30,000 रुपया दिया और मुझे न्यूयॉर्क भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। 3 महीने की ट्रेनिंग थी। 3 महीने की ट्रेनिंग मैंने वहाँ ली और वहाँ से लौट कर मैं आया। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये था कि स्टुअर्ट ग्रांजर हमारे डायरेक्टर थे। उन्होंने हमारे चलने के एक दिन पूर्व मुझसे कहा कि मेरे यहाँ खाना खा के जाना। तो रात को जब मैं उनके यहाँ खाना खाने गया तो उन्होंने कहा कि देखो, पत्रकारिता में जो भाषा चाहिए वो भाषा तुम्हें नहीं, बहुत पैनी भाषा चाहिए। विचार बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन पत्रकारिता को जीवन का आधार मत बनाना, इसको सहायक के रूप में रखना। कोई दूसरी बिलिटी, दूसरा कोई प्रोफेशन चुन लेना और पत्रकारिता को छोड़ना नहीं। तो अब ये तो मुझे थोड़ी गलानी हुई जरूर, लेकिन सत्य उन्होंने कहा। इसलिए मैं जब पुणे आया, इंडियन नेशन पुणे ज्वाइन किया तो हल्ला हो गया था कि ट्रेनिंग करके आए हैं। लेकिन हमारे एडिटर उस वक्त मीरगंज के थे और वो इंडियन नेशन के एडिटर थे। उनके भाई चित्रगुप्त संगीतकार थे सिनेमा में। तो आनंद वर्धन जी जो हमारे एडिटर थे, वो जो भी मैं लिखूं उसमें काटने, कहते इसको बदल दो। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि देखो, जो समाचार, एक ही समाचार स्थानीय होता है। जैसे एक आदमी पकड़ लिया गया, ये समाचार स्थानीय हो गया, उसका संपर्क विदेशों से है, वही समाचार अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो जब समाचार लिखो उसके पूर्व इस बात को विचार कर लो कि यह स्थानीय स्तर का है, राजकीय स्तर का है, देश स्तर का है, राष्ट्र स्तर का है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और उसको ध्यान में रख के तो मैंने बहुत सुधार किया। सब समाचार के पहले विचार कर लेता था कि इसको किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में रखा जाए। लेकिन बहुत दिन तक मैं वहाँ नहीं रहा, चूँकि हमारे यहाँ उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में एक नियम ये था कि एक ही विद्यार्थी 2 इम्तहान के फाइनल में नहीं बैठ सकता है। तो हिंदी एमए का इम्तहान हमको रोकना पड़ा, क्योंकि हमारे पिताजी का ये शुरू से विचार था कि प्रोफेशन में आना है। इसलिए बराबर दबाव देते रहे कि पहले वकालत वाला कर लो, इसके बाद इसको करना। तो वही हुआ। पहले मैंने
LLB किया और उसके बाद में हिंदी का दूसरे साल। तो 1 साल का जो गाइड मिला हमको, पटना में रह जाना पड़ा, उसमें संपर्क रेडियो से किया। और चूँकि दिन भर हम लोगों का कोई समय नहीं था, एक क्लास होता था एमए का 12 से 1, 45 मिनट का क्लास, एक ही क्लास होता ही था। और उस वक्त पढ़ाने वाले जो मूर्धन्य हिंदी के विद्वान थे वही पटना यूनिवर्सिटी में थे। नवल किशोर वर्मा जी थे, नवीन चंद्र मिश्रा जी थे, ये लोग हिंदी के प्रकांड विद्वान, और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग की पढ़ाई हिंदी की हुई। लेकिन पत्रकारिता से कोई संपर्क हमारा विच्छेद नहीं हुआ। पत्रकारिता जम के टेव रह गई, बल्कि आकाशवाणी से संबंधित होने पर मैं वहाँ उद्घोषक भी हो गया। उस वक्त 5 रुपया प्रतिदिन मिलता था, तो 5 रुपया डेली नहीं, एक बार महीना जोड़ के, और जैसे वेतन मिलता है वैसे मिलता था, लेकिन 5 ही रुपया पारस्मरिक था। तो अब वही 1962 से ही पत्रकारिता में मैं आ गया, और अफसोस यही रहा कि ट्रेनिंग भी लिया, लेकिन संपूर्ण रूप से पत्रकार नहीं हुए। लेकिन जो पत्रकारिता किया उसमें मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि 42-44 साल के पत्रकारिता के जीवन में एक भी समाचार का खंडन नहीं। ये बड़ी उपलब्धि हमारी है कि जो समाचार हमने लिखा इस 40-42 वर्ष में किसी समाचार का खंडन नहीं। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पत्रकारिता के प्रति भी मेरी जो रुचि रही वो सार्थक रही, और मैं इंडियन नेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन और नवभारत 5 पत्रों का स्थानीय स्तर पर मैंने संवाददाता के रूप में काम किया। जहाँ तक पैसे का प्रश्न है, पैसा भी मिलता था, और एक बार जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है वो अब अवकाश प्राप्त कर लिया, तो हम लोगों ने अवकाश प्राप्त कर लिया। 60 से ऊपर उम्र जा रही थी, 67 हो रहा। लेकिन 2002 में आकाशवाणी ने एक सम्मानित किया बिहार के 5 पत्रकारों को, जिनकी सबसे अधिक पत्रकारिता जीवन में कार्य संपादन हुआ था। उसमें एक हम भी थे, हमको भी बुलाया गया। मंच से केंद्रीय प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हम लोगों को इस साल और भेंट कर रहे थे। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे वो साल दिया, और साल देने के बाद जब मैं लौटने लगा तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसको ले जाकर पिताजी के चरणों में रखिएगा। तो जो एंकर थे उन्होंने कहा कि पिताजी ही नहीं तो ये ही है। तो पुनः हमको बुलाए कि आप कई साल गए। तो ये एक आनंददायक क्षण था, जो उनको लगा कि शायद इनके पिताजी 42 वर्ष तक पत्रकारिता किए हैं और उनके बदले में ही आए हुए हैं। लेकिन सम्मान भी मिला, और हम लोग के समय में ये जो समय अभी चल रहा है, ये समय नहीं। पत्रकारों को कोई बोलता नहीं था। साबुद्दीन साहब के विरुद्ध हमने समाचार छापा, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि क्यों छापा। सिर्फ बोलते थे कहा भैया हम ही भेटेंगे, इसके अलावा एक शब्द। अब तो स्थिति ये हो गई है कि पत्रकार मारे जा रहे हैं। किसी भी नेता, किसी भी दबंग व्यक्ति के विरुद्ध समाचार आप छापे तो उसका निष्कर्ष जीवन से हाथ धोना है। ऐसी परिस्थिति में आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, इसके लिए आप
साधुवाद के पास। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पत्रकारिता पर विचार व्यक्त करने पर विरोध और अवरोध होता हो, और वो भी संगीन, उसमें कोई पत्रकार आज जीवन के साथ काम कर रहा है, तो हम लोगों से ज़्यादा बली, ज़्यादा बुद्धिमान मैं समझता हूँ कि वो है। और मैं सभी अपने जो भी पत्रकार बंधु हमारे मिलते हैं, सबको मैं ये कही सुझाव अपनी तरफ से देता हूँ कि समाचार आपका नहीं है, समाचार समाज का है। तो जो समाचार आप संकलित करते हैं या जिसको आप अपने अखबारों के लिए लिखते हैं, उसको उसी रूप में लिखिए जिस रूप में घटित है, क्योंकि ये पत्रकारिता की नियम, ऐसा नियम है कि समाचार में विचार नहीं होता है। समाचार में सत्यता, स्पष्टता, यही दोनों होती है, और उसमें कहीं विचार की गुंजाइश नहीं। अगर विचार का है तो आप आलेख लिखिए। हम लोगों का पत्रों में, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन नेशन में विचार भी आता था, तो उसमें आता था कि फ्रॉम आवर सिवान कॉरेस्पॉन्डेंट, और तब नेम दे के बाई लाइन वो समाचार आते थे। इसका मानी है कि वो उसका अपना विचार है। तो ऐसे अब तो समाचार में स्थिति यह है कि एक यहाँ के हमारे बहुत बड़े पत्र के जो यहाँ ऑफिस चलाते हैं, उनका कहना ये था कि हमको दिन भर कलेक्शन करना पड़ रहा है विज्ञापन। सही। हम लोग के टाइम में ये सब जीमा नहीं था, विज्ञापन से हमको कोई मतलब नहीं था। अब तो विज्ञापन का मानी हो गया कि वो अपने पत्रकारिता के जीवन से हट एक अलग से संकलन करके या एक बार को दे, एक बार का कि आय बढ़े। ये जो ऐसा नहीं करता है उसको हटा दिया जा रहा है। तो अब पत्रकारिता का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये एक परिपाटी है जो चल रही है, और इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो भी स्थानीय हो या जो भी बड़े पत्रों के संपादक हैं, पत्रकार हैं, वो बिल्कुल स्वच्छ होकर, स्वतंत्र होकर अपना विचार व्यक्त करें। जो घटनाएं घट रही हैं उस पर अपना विचार संपादकीय इसीलिए होता है। स्टुअर्ट गैरेंजर साहब हम लोग के जो न्यूयॉर्क के ट्रेनिंग के डायरेक्टर थे, उनका कहना भी था कि अगर सही आदमी बनना चाहते हो या देश के कोई महान नेता बनना चाहते हो तो अखबारों के संपादकीय पढ़ो। अखबारों के संपादकीय पढ़ने के पश्चात तुम्हारा विचार बदले न बदले, लेकिन उसमें सुधार जरूर हो। तो बंधुओं, पत्रकारिता जीवन की तो बहुत लंबी कहानी है, और किसी तरह हम लोगों ने उसका निर्वहन किया है। और मैं आपसे भी आग्रह यही करूँगा कि जो पत्रकारिता अभी हो रही है उसको निर्भीक होकर करें, परिस्थिति जैसी हो उसका सामना करें, लेकिन समाचार में कोई परिवर्तन न करें। इस समाचार या पत्रकारिता के जीवन में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, वेंकटेश सुब्रमण्यम साहब, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े द हिंदू के एडिटर थे, इन लोगों से भी संपर्क करने का मुझे मिला। गौरी शंकर सेन, ये जो लोग दिल्ली, बॉम्बे या मद्रास से संपादक थे या एडिटर थे, उन लोगों से भी कभी कभी किसी मौके पर भेंट हुई। तो सबका विचार यही था कि स्वतंत्र होकर लिखो, रिजल्ट की चिंता मत करो। तो मैंने 42 साल इस क्षेत्र में गुजारा है। परिस्थितियां हमारे अनुकूल बराबर रही हैं, कभी प्रतिकूल नहीं रही। कहीं से कोई दबाव भी नहीं आया। जहाँ तक विजय बाबू ने कहा है,
ये प्रारंभ से ही हम लोग के साथ रहे। सामाजिक जहाँ भी कोई फंक्शन हो, कोई उत्सव हो, उसमें रहे। इनको हम लोग मनोरंजन के लिए रखते थे कि जादू 2-4 कार्यक्रम के बाद विजय जादूगर को बुलाकर इनसे कुछ हम लोग देखते थे, सुनते थे। तो ये तो धोखा देने वाले आदमी हैं, आदमी के नज़र को धोखा देते हैं। तो हम इनसे बचा करके ही रहना बेहतर है। लेकिन मैं इनका सानिध्य मुझे रहा है और कई मंचों पर रहा है। ये जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो 1952 में मैं राष्ट्रीय कार्यक्रम का संयोजक हुआ और 2002 तक रहा। 52 साल तक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरी रुचि रही और ऐसी रुचि आकाशवाणी से संबंधित होने से हो गई, क्योंकि आकाशवाणी पर हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े कलाकार, कवि हों, गायक हों, शायर हों, इनका कार्यक्रम होता था। कई बार उद्घोषण करने का भी मौका अवसर मिला है। उसमें एक राम चतुर मलिक धुरपद और धम्मार के बहुत बड़े गायक थे, दरभंगा मधुबनी के थे, निवास उनका दरभंगा में था। तो उन्होंने अपना कार्यक्रम जब शुरू किया उसके पूर्व वो आकाशवाणी का नियम है कि अभी आप ये सुन रहे थे, अब ये सुनेंगे। उसमें पता नहीं कैसे सरस्वती दिमाग में बैठी या बाणी पर आ गई, मेरे मुंह से निकल गया। इनका जो झंकार है, इस पद्धति में जो झंकार और आलाप है और तोड़ा और बिटोड़ा है, इसकी व्याख्या ध्यान से सुनिए। तो जब वो कार्यक्रम देकर निकले तो हमको बुलवाया, अभी तुम्हारे घराना में कोई संगीतकार है, तुम ये कैसे बोल गए। उन्होंने बताया कि कोई आदमी को सुनते सुनते वहाँ पीछे ठोके बेचारे और बड़ा आनंदित हुए। यही होना चाहिए, एंकर का यही मानी है कि जो संगीत की विधा है उसको जनता को समझाए। तो इसलिए उस संगीत से भी लगाव रहा और गाना वाना तो आता नहीं था, लेकिन सुनने का। और ये कान ऐसा हो गया है कि अगर आप जरा भी लाइन से बेलाइन होइएगा तो तुरंत खटक जाता है। सुनते 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 ऐसी स्थिति बन गई है कि आप गाते समय अगर जहाँ भी बेलाइन हुए तुरंत खटक गया। ये ज्ञान प्राप्त हुआ और तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और मैं आप सबको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। 8 बरस की उम्र के पहले मुझे 1-2 बार बुखार हुआ, लेकिन 80 साल में कोई बीमारी नहीं हुई। तो ये सब आशीर्वाद ही है, अन्यथा खांसी सर्दी बुखार तक भी नहीं हुआ। इसलिए कभी कभी मुझे डर होता है। रामदेव बाबा कहते हैं कि जिसको कोई बीमारी नहीं हुई और अगर हो गई तो लीला समाप्त। तो इसलिए हम अभी आप ही सबके आशीर्वाद से जिंदा है। ये कवच है हमारे लिए और उसी कवच के आधार पर अब जहाँ तक हास्य व्यंग की बात है, खून में हास्य है, बर्दाश्त नहीं होता है। कोई बात आप कहते हैं उसमें कोई बात आ गई है तो अपने आप बोल देते हैं और ये किसी किसी को खराब भी लगता होगा, लेकिन अब ऐसी आदत पड़ गई है जब मारियो पीटिएगा तो कोई बंद नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब जीवन चल रहा है, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। धन्यवाद।